I am Varisha Fatma, a second year MBBS student at Dow Medical College. This video is especially for my pre-engineering friends and my pre-medical friends also who are willing to get admission at NED University of Engineering and Technology, which is considered one of the most renowned universities in Karachi for engineering. Though I am a pre-medical student, but मैंने भी NED के लिए apply किया था for the medical fields back in 2018 before my final NTS exam. So I have my experiences and I have collected some basic information from authentic sources about the whole procedure of admission at NED and everything that you need to know. So in this video I will be talking about the merit policy, the application form and its submission, the paper pattern, the fees distribution that is really important. इसके अलावा the fee structure, the test dates and how are you going to prepare for the test, the strategy and books and other stuff. So let's start. NED का जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो ऑनलाइन ही आता है और आपको ऑनलाइन ही सबमिट करवाना होता है. उसमें आपका बेसिक डाटा पूछा हुआ था, योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, योर एकेडमिक डाटा, और इसके अलावा वो आपसे पूछते हैं कि आप किस तरह की सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं. तो पूरा एक प्रोसीजर है कि मतलब पूरा उन्होंने सीट को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, रेगुलर, सेल्फ फाइनेंस, स्पॉन्सर. तो आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सी सीट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं. वो मैं आगे बताऊंगी कि किस तरह की सीट्स होती हैं. तो ये सब फिलअप करके आपको ऑनलाइन ही सबमिट करवाना होता है. इसकी डेडलाइन होती है जब 2018 में, क्योंकि टेस्ट यूजुअली अगस्त में होता है, तो 2018 में जब हमारा टेस्ट था तो हमारी डेडलाइन 24 जुलाई थी और इसी के आसपास होती है. तो आपको उस वक्त सबमिट करना होता है. It is uploaded on their official website. Link is given in the description below so you can check it out. इसके अलावा there is a voucher that comes with the form और वो वाउचर जो है वो आपको प्रिंट आउट निकलवाना होता है. प्रिंट आउट निकलवाने के बाद वो आप नेशनल बैंक या हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक की किसी भी ब्रांच में सबमिट करवा सकते हैं. और वो जो वाउचर है वो यूजुअली 2000 तक उसकी फ़ी होती है. हमारे टाइम पर भी यही थी. तो वो आपको सबमिट करवानी होती है. उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी ऑनलाइन आता है, तो आपको प्रिंट आउट निकलवा के टेस्ट वाले दिन लेके जाना होता है. इसके अलावा आपकी जो फॉर्म जाता है उसके साथ आपकी फ़ोटोग्राफ भी जाती है. फ़ोटोग्राफ इस तरह ही जाती है कि आपने कहीं पे पिक्चर ली है तो उसको आप स्कैन करके अपलोड कर देंगे डायरेक्ट फॉर्म के साथ. तो दिस वाज द होल प्रोसीजर ऑफ द एप्लीकेशन. इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर NED टेस्ट देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स दैट यू मस्ट हैव. वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें उन्होंने लिस्ट डाउन किए हुए हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास लाजमी होने चाहिए. मैं अभी बता देती हूँ. एंड ऑल्सो आई एम अटैचिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, तो आप जाके वो नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं. तो वो इसी साल के लिए है. तो पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स हैं. उसकी काउंटिंग नहीं लिखी हुई है लेकिन आई गेस 3 या 4 चाहिए होंगी, लेकिन आप ज़्यादा एहतियातन रख लीजिएगा विद ब्लू बैकग्राउंड. इसके अलावा योर NIC, द फोटोस्टेट ऑफ योर NIC, योर डोमिसाइल, कैंडिडेट डोमिसाइल और कैंडिडेट का ही NIC, फादर का नहीं लिखा हुआ इसमें. इसके अलावा योर SSC मार्कशीट, SSC यानी मैट्रिक की मार्कशीट. एंड इफ़ यूर एन कैम्ब्रिज सिस्टम स्टूडेंट है तो O लेवल की मार्कशीट होगी. अच्छा, यहाँ पर ना ही इंटर की मार्कशीट मांगी है ना ही A लेवल की. वाई? बिकॉज जो NED का टेस्ट होता है वो इंटर के रिज़ल्ट या कैम्ब्रिज सिस्टम के A लेवल्स के रिज़ल्ट के आने से पहले होता है. तो क्योंकि हमारा रिज़ल्ट इंटर वालों का रिज़ल्ट सितंबर में आता है तो वो मार्कशीट बन ही नहीं सकती, इसलिए वो मैट्रिक की मार्कशीट ही मांगते हैं, फर्स्ट ईयर की भी नहीं मांगते. तो ये सब चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए. इफ़ यू डू नॉट हैव देम तो आप उसको अरेंज करें. फ़ोटोस्टेट एहतियातन करवा के रख लें. वैसे तो ऑनलाइन जाता है फॉर्म, लेकिन यू मस्ट हैव दीज डॉक्यूमेंट्स. एग्ज़ाम पैटर्न इज़ क्वाइट सिंपल. देयर आर 100 क्वेश्चंस. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं. एक क्वेश्चन गिवन होगा, उसके नीचे कुछ ऑप्शंस गिवन होंगे एंड यू हैव टू चूज़ द बेस्ट वन. देयर आर 4 सब्जेक्ट्स जिसमें से पूछा जाता है: इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स और बायोलॉजी. इफ़ यू आर अ प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट देन यू विल गो फॉर मैथ्स. इफ़ यू आर अ प्री मेडिकल स्टूडेंट देन बायोलॉजी. हर सब्जेक्ट में से 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग एंड ईच MCQ कैरीज 1 मार्क. तो हर सब्जेक्ट में से आपको 25 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं अगर आप सारे क्वेश्चन सही कर रहे हैं. इसके अलावा साइंटिफिक कैलकुलेटर इज़ अलाउड, तो मैथ्स काफ़ी ईजी हो जाती है. इसके अलावा जो न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं वो भी आप आराम से कर सकते हैं. सो दिस इज़ बेसिक एग्जाम पैटर्न. टेस्ट फॉर NED यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी बेसिकली कम्स फ्रॉम इंटर बोर्ड। आपकी वो 6 बुक्स ग्रेड 11 और ग्रेड 12 की सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड से, योर केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ्स या केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी इफ़ यूर प्री मेडिकल स्टूडेंट, उसी से बेसिक टेस्ट आता है। और जो है मैथ्स में बहुत शॉर्ट सम्स आते हैं, यानी बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं आते। नेस्ट का जो टेस्ट होता है उसमें काफ़ी लेंदी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैथ्स में बहुत इजी सम्स आते हैं, मतलब ऐसे जो आप आराम से कर सकें। एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है तो वो इजीली हो जाते हैं। तो मैथ्स के लिए मसला नहीं है, इंटर की जो आपने सम्स किए हैं उसी की प्रैक्टिस बार बार करें। इसके अलावा फ़िज़िक्स में थियोरेटिकल पॉइंट्स आते हैं, तो बेसिकली जो आपने थ्योरी की भी होती है उसी को आप रिवाइज़ करें। कभी कभार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। केमिस्ट्री में काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, और मैथ और फिज़िक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। न्यूमेरिकल्स वही जो आपकी बुक में एग्जांपल्स है ना, एग्जांपल्स और एक्सरसाइजेस, तो एग्जांपल्स में से ज़्यादा आता है, तो एग्जांपल्स को अच्छे से करना है। इसके अलावा केमिस्ट्री में योर इंटर के जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे तब हम जो पॉइंट्स याद करते हैं ना, योर बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पॉइंट्स होते हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ लास्ट चैप्टर्स में जो हमारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री है उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, नॉमेनक्लेचर पूछा जाता है। तो बेसिकली आपने जो इंटर में पढ़ा होता है उसी को बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना होता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए। बायो में भी वही सिंपल है, इंटर बोर्ड की ही बुक्स हैं वो 2, वो बहुत अच्छे से करनी है। वो बायो बहुत आसान आता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ज़्यादा आसान, मतलब ऐसा कि आप 9th क्लास में भी होते तो वो कर लेते हैं। इंग्लिश में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा चाहिए होती है, बिकॉज इंग्लिश में ग्रामेटिकल स्टफ ज़्यादा पूछा जाता है, और हमें इंटर बोर्ड में ज़्यादा ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती। तो फॉर इंग्लिश योर ग्रामर शुड बी स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा वोकैबुलरी बहुत पूछी जाती है, एनालॉजी आ जाती है, कंडीशनल सेंटेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछा जाता है, और मतलब बेसिक ग्रामेटिकल स्टफ आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आप पास्ट पेपर्स पे रिलाई नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग रखना है। स्टडी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्टडी स्ट्रैटेजी प्रो टिप वही है कि आपका इंटर बोर्ड स्ट्रॉन्ग हो, आपकी वो जो 6 बुक्स हैं वो बहुत अच्छे से की हुई हों, और पास्ट पेपर्स आर द की। पास्ट पेपर्स बार बार करने हैं, क्योंकि पास्ट पेपर्स से ही आता है, मतलब अगर आप किसी कोचिंग सेंटर से कर रहे हैं तो उसके जो नोट्स होंगे वो भी करें, लेकिन पास्ट पेपर्स को आपने ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, बिकॉज एनईटी का टेस्ट बेसिकली पास्ट पेपर्स में से काफ़ी आता है। मतलब क्वेश्चन रिपीट ना हो, लेकिन आपको एक दफ़ा समझ आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और वो सिमिलर क्वेश्चंस आ जाएंगे। और या वही आप एक दफ़ा रिवाइज़ करें, पूरा चैप्टर पढ़ें, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह नोट डाउन कर लें, और उसको टेस्ट से पहले रिवाइज़ कर लें। टेस्ट जो होता है वो यूजुअली अगस्त में होता है, अगस्त के आसपास ही होता है। हमारा मिड ऑफ द अगस्त में हुआ था 2018 में, लास्ट ईयर भी अगस्त में हुआ था, और इस साल अकॉर्डिंग टू देयर वेबसाइट 1 अगस्त डेट है, 1 अगस्त 2020 को आपका टेस्ट होगा। लेकिन आई एम नॉट श्योर, हो सकता है वो चेंज कर दें बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री, लेकिन आप इसी तरह रखें कि मिड ऑफ द अगस्त हो सकता है। तो अपनी तैयारी इसी तरह रखें, यानी जून और जुलाई, अभी जून है ना, तो जुलाई के एंड तक आपकी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए, बिकॉज आपको फॉर्म भी सबमिट करना होगा। मेरिट पॉलिसी फॉर एनईटी यूनिवर्सिटी इज़ क्वाइट सिंपल और काफ़ी सालों से सेम थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं। यानी 2018 में दे मेड सम चेंजेस इन द पॉलिसी, एंड दिस ईयर यानी 2020 में उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए हैं। सो लेट मी टेल यू अबाउट बोथ। 2018 से पहले मेरिट पॉलिसी, योर एडमिशन वॉज बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन योर इंटर परसेंटेज। इंटर के जितने भी टोटल मार्क्स होते थे उसकी बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनती थी, और उसी बेसिस पर आपका एडमिशन होता था। टेस्ट आपको देना होता था, लेकिन टेस्ट से पास करने के लिए देना होता था, तो टेस्ट वॉज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो उसके बाद 2018 में उन्होंने टेस्ट को थोड़ी सी इम्पोर्टेंस दी, यानी टेस्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ाकर एक बेसिस निकाली। बेसिस ऑफ एडमिशन वाज ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल क्या था कि आपके जो इंटर के मार्क्स थे, इंटर के टोटल मार्क्स, उसको और आपके टेस्ट स्कोर को प्लस करके जो आपका टोटल बनता था उसे वो ग्रैंड टोटल कहते थे, और ग्रैंड टोटल की बेसिस पर फिर मेरिट लिस्ट बनती थी, और उसी बेसिस पर एडमिशन होता था। यानी टेस्ट में अगर आपने स्कोर किया है 70 एंड योर इंटर मार्क्स आर 900 आउट ऑफ 1200, तो आपका ग्रैंड टोटल बनेगा 970, और उसी बेसिस पर आपको मेरिट नंबर मिलेगा, और उसी बेसिस पर आप फील्ड को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 2019 में सेम पॉलिसी फॉलो हुई थी, लेकिन 2020 में यानी इस साल उन्होंने एक नई पॉलिसी निकाली है जिसमें टेस्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी गई है।
जैसे दिस ईयर द पॉलिसी इज़ 50% टेस्ट एंड 50% इंटर परसेंटेज। तो टेस्ट इज़ रियली इंपॉर्टेंट दिस ईयर, यानी अगर आपके मार्क्स इंटर में फॉर एग्जांपल या आपकी इंटर की परसेंटेज 90% है तो उसकी हाफ काउंट होगी 45, और आपका जो टेस्ट स्कोर है फॉर एग्जांपल इफ़ यू स्कोर 90 तो 45 तो आपकी टोटल परसेंटेज बन जाएगी 90 और उसी बेसिस पर मेरिट बनेगा। When you are applying for the test, you should know the merit statistics कि हर साल मेरिट किस तरह का बन रहा है। हर साल मेरिट सेम नहीं रहता बिकॉज हर साल टेस्ट डिफरेंट होता है, डिफ़िकल्टी लेवल डिफरेंट होता है, आपका इंटर या ओ लेवल का रिजल्ट डिफरेंट होता है, तो ओवरऑल रिजल्ट की बेसिस पर मेरिट आगे पीछे होता रहता है। तो यू शुड नो कि कौन सी फील्ड में कितने परसेंटेज पर एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर और इस साल कितने चांसेस हैं। तो एक्सपेक्टेड मेरिट आपको थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए। उसके लिए यू हैव टू सी लास्ट ईयर की मेरिट और उससे लास्ट ईयर की मेरिट। तो NED की ऑफिशियल वेबसाइट पर देयर इज़ अ PDF जिसमें ये सब बताया हुआ है कि लास्ट ईयर कितने मार्क्स पर कितने कौन सी फील्ड मिली थी और कौन सा मेरिट नंबर बना था। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि कौन सी फील्ड के लिए आप एलिजिबल हैं और कौन सी फील्ड के लिए आप एलिजिबल हैं और आप कौन सी सीट के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सीट्स, स्पॉन्सर सीट, सेल्फ फाइनेंस सीट एंड द रेगुलर सीट्स। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप देख लीजिएगा वो PDF भी। और फील्ड्स का जो है वो मैं बाद में बताऊँगी, मे बी नॉट इन दिस वीडियो और मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो। When you're filling up the admission form, they ask you that what kind of seat are you applying for. Actually, the seats in NED are divided into 3 categories: the regular, the self-finance and the sponsor. Sponsor is basically the subcategory of self-finance, but it is not that simple. ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज रेगुलर की अपनी सब कैटेगरीज हैं और फिर उसकी सब कैटेगरीज की भी सब कैटेगरीज हैं। सेम गोज़ फॉर सेल्फ फाइनेंस सीट्स। सो यू शुड हैव अ वेरी clear knowledge, a very clear concept of what kind of seats are they providing and what seat are you eligible for, because अगर आप गलत लिख देते हैं तो वो कंसिडर नहीं करते। फॉर एग्जांपल अगर आप रेगुलर लिख रहे हैं बट आप सेल्फ फाइनेंस के लिए एलिजिबल हैं तो वो आपको रेगुलर कैंसिल करके सेल्फ फाइनेंस नहीं देंगे, वो आपको कैंसिल कर देंगे, मतलब यू वोंट हैव एनी चांस। तो यू शुड हैव अ वेरी क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज थिंग्स। तो मैं भी बताऊंगी। अच्छा, टोटल सीट्स जो NED में होती हैं सारी कैटेगरीज सारी फील्ड्स मिला के दे आर 2662 सीट्स। इसमें से सेल्फ फाइनेंस की हैं 565 सीट्स और रेगुलर यानी ओपन मेरिट की सीट्स हैं 2097। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है लेकिन इस साल की यही है अकॉर्डिंग टू देयर ऑफिशियल वेबसाइट। इसके अलावा आई एम अटैचिंग द लिंक, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप PDF से भी देख सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी कंफ्यूजिंग था तो मैंने सोचा मैं उसको ज़्यादा डिटेल में बताऊं बिकॉज वो आपको अगर नहीं पता होगा तो आपको मसला होगा एडमिशन में। स्टार्टिंग विद द रेगुलर सीट्स आर बेसिकली द ओपन मेरिट सीट्स, यानी आपकी परसेंटेज इतनी एलिजिबल है कि वो आपको किसी भी उसके लिए ले सकते हैं, अपनी फील्ड के लिए उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। तो इसकी सब कैटेगरीज हैं 13 सब कैटेगरीज फ्रॉम R1 टिल R7, देन R8 नहीं है, R9 टिल R14। तो आपको वहाँ पे मेंशन करना होता है कि आप R1 में हैं, R2 में, R3 में हैं, जिस चीज़ के लिए भी एलिजिबल होते हैं। सो आई एम लिस्टिंग देम डाउन वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल R1 में है ओपन मेरिट इंटरमीडिएट कराची बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची के अगर आप हैं तो उसमें पाँचों फैकल्टीज आ जाती हैं। यूर प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इन सब से ताल्लुक़ रखने वाले इजीली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है R2 इज़ फॉर इंटीरियर सिंध में ही इसकी भी सब कैटेगरीज हैं R1A टिल R1E, R1D हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, सक्कर एंड लाड़काना। देन R3 इज़ फॉर अदर बोर्ड्स आगा खान बोर्ड, इस्लामाबाद बोर्ड एंड योर ज़ियाउद्दीन बोर्ड, इसमें भी ABCD करके दिया हुआ है। देन R4 इज़ फॉर कैम्ब्रिज सिस्टम, इसमें A लेवल्स एंड 12th ग्रेड के इक्विवेलेंट जो होता है उस पर आपको सीट मिलती है। इसकी भी सब कैटेगरीज R1A टिल R1F है अकॉर्डिंग टू योर फैकल्टी कि आपका प्री मेडिकल है या प्री इंजीनियरिंग है, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि आप किस में अप्लाई कर रहे हैं। देन R5 इज़ फॉर HSC बट
बोर्ड्स अदर देन कराची एंड इंटीरियर सिंध, जो ऊपर हमने मेंशन किए थे बोर्ड्स, उनके अलावा जो बोर्ड्स बचते हैं वो HSC से R5 की कैटेगरी में आते हैं। देन R6 इज़ फॉर रूरल एरियाज़ ऑफ सिटी डिस्ट्रिक्ट कराची, कराची के ही जो रूरल एरियाज़ हैं उनके लिए भी इन्होंने सीट्स फिक्स की हुई हैं ओपन मेरिट की। उसके बाद R7 की 2 कैटेगरीज हैं, R7A एंड R7B। R7A इज़ फॉर रियल सन्स एंड डॉटर्स ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स, जो NED यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स हैं उनके जो रियल सन्स एंड डॉटर्स हैं उनके लिए है। इसमें 5 कैटेगरीज हैं, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, सब अप्लाई कर सकते हैं। देन R1B इज़ फॉर रियल सन्स एंड डॉटर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ नॉन टीचिंग स्टाफ, तो नॉन टीचिंग स्टाफ जो है उनके भी रियल सन्स एंड डॉटर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी HSC की 5 फैकल्टीज़ अलाउड हैं, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस। उसके बाद R8 नहीं है, नहीं मेंशन था उसमें, उन्होंने शायद ओमिट कर दिया हो बाद में। देन देयर इज़ R9 इज़ फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन। फिर R10 की 2 कैटेगरीज हैं, R10A एंड R10B। R10A इज़ फॉर नॉमिनीज़ ऑफ दिनशॉ फैमिली एंड R10B इज़ फॉर नॉमिनीज़ ऑफ LEG फाउंडेशन, ये यूनिवर्सिटी खुद नॉमिनेट करती है तो उसकी कोई तरीका होता है। उसके बाद R11 की भी 2 कैटेगरीज हैं, R11A एंड R11B। R11A इज़ फॉर UET लाहौर टैक्सिला, वो भी यूनिवर्सिटी ही सेलेक्ट करती है कि उनमें से कितने लोगों को सेलेक्ट किया जाए। उसके बाद R11B इज़ फॉर UET पेशावर, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर। देन R12 की भी 5 कैटेगरीज हैं। दीज आर द नॉमिनीज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, फाटा, गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करती है इन लोगों को, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है। R13 की 4 कैटेगरीज हैं, R13A इज़ फॉर आर्मी, R13B इज़ फॉर नेवी हेडक्वार्टर्स, R13C इज़ फॉर एयरफोर्स एंड R13D इज़ फॉर सिंध रेंजर्स, इनके लिए भी सीट्स दी गई हैं। देन लास्ट कैटेगरी इज़ फॉर फॉरेन कैंडिडेट्स, देयर इज़ द R14, और ये सब इकोनॉमिक अफेयर डिवीज़न सेलेक्ट करता है उनमें से। तो दीज वर दी रेगुलर कैंडिडेट्स, रेगुलर सीट्स जिन पर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीट्स मैंने बता दी थी 2097 है। तो आपको बहुत ध्यान से जब आप फॉर्म फिल करें तो अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो लिखना है आपको कि आप कौन सी कैटेगरी की सब कैटेगरी और उसकी सब कैटेगरी में आते हैं या उसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं। देन वी हैव सेल्फ फाइनेंस सीट्स। सेल्फ फाइनेंस की टोटल सीट्स हैं 565 एंड इट हैज़ सब कैटेगरीज 11 फ्रॉम SF1 टिल SF11। तो सेल्फ फाइनेंस की सारी कैटेगरीज हैं, इनकी सब कैटेगरीज में मैं लिस्ट डाउन करती हूँ 1 by 1। इफ़ यू आर एलिजिबल यू शुड राइट डाउन देयर कि आप जैसे अगर आप रेगुलर में अप्लाई कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता तो आपको वहाँ पे ये मेंशन करना होता है कि अगर रेगुलर में नहीं हुआ तो मैं सेल्फ फाइनेंस में लेना चाहूँगा। तो यू शुड नो कि आप किस में एलिजिबल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ SF1 जिसमें वही सेम कैटेगरी है एज रेगुलर, जिसमें आपका HSC देखा जाएगा ऑल, यानी आपका जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची है उसमें 5 कैटेगरीज, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, योर प्री मेडिकल, आर्ट्स नहीं, कॉमर्स एंड आर्ट्स नहीं है। उसके बाद वी हैव SF2, इट हैज़ 4 सब कैटेगरीज जिसमें वही इंटीरियर सिंध, हैदराबाद बोर्ड, सक्कर बोर्ड, लाड़काना बोर्ड एंड मीरपुर खास बोर्ड। Then we have SF3 that again has 3 categories. Number 1 is federal board, यानी SF3A is federal board, SF3B is Khan board and SF3E is Ziauddin board. All 5 categories pre-medical से लेकर आर्ट्स तक। Then we have SF4. SF4 has 2 categories, that is for Cambridge system but from Pakistani institutes. तो it has 2 categories, SF4A A levels from Pakistani institute and SF4B is 12th grade and equivalent from Pakistani institute. Then we have SF5. SF5 is from HSC other than Karachi board or Interior Sindh board. तो ये उसके लिए है। Then we have SF6. SF6 has again 2 categories. It is for Cambridge system जिसमें है A category A level from overseas,
अच्छा, ये SF6 जो है वो पूरी कैटेगरी ओवरसीज कैमरे सिस्टम के लिए है। तो SF6B इज़ 12th grade and equivalent from institutes overseas. Then we have SF6 की एक और कैटेगरी थी C, जिसमें हम फेडरल बोर्ड ओवरसीज़ यानी फेडरल बोर्ड जो जैसे सऊदी अरेबिया और बाकी शहरों में, बाकी कंट्रीज़ में आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो फेडरल बोर्ड से अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, तो उसकी सीट्स भी यहाँ पर होती हैं। तो SF6C इज़ फॉर फेडरल बोर्ड ओवरसीज़। देन वी हैव SF7. SF7 has 2 categories. SF7A is for foreign candidates that are forwarded by HSC, and SF7B is for Afghan candidate that is again forwarded by HSC. Then we have SF8. SF8 is for real sons and daughters of NEDAN, that is NED Alumni Network Life Member HSC. इसमें कंप्यूटर साइंस और प्री इंजीनियरिंग की सीट्स हैं। Then we have SF9. SF9 has 3 categories. SF9A is real sons and daughters of engineers, professional engineers. And then we have SF9B, that is real sons and daughters of professional architects. Then we have SF9C, that is real sons and daughters of expatriate Pakistanis. Second last category is SF10. SF10 has 2 categories. SF10A is nominees of Dinshaw family, and SF10B is nominees of International, SS International. And last but not the least, S11 is the sponsored seats, जिनके बारे में मैंने बताया था कि you have to pay 9 lakh at the time of admission, बाकी सब सेम रहता है। तो sponsored seats are basically sponsoring a department. तो these were all the seats. इसमें आपको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे चांसेस हैं. वी हैव 2662 सीट्स, तो देर आर सो मैनी चांसेस. जस्ट नो, अब यू शुड नो अबाउट द फील्ड्स एंड यू शुड नो अबाउट द एलिजिबिलिटी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू शुड नो अबाउट योर इंटरेस्ट. सो दैट्स इट. अच्छा, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर समझ नहीं आया तो देख सकते हैं, बट ये मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आसानी से समझाऊँ. तो आई होप इट वॉज हेल्पफुल. सेमेस्टर सिस्टम है तो फ़ी भी अकॉर्डिंग टू सेमेस्टर जाती है, यानी पर सेमेस्टर आपकी फ़ीस जाती है. सेमेस्टर जो है 6 महीने का होता है, तो हर 6 महीने बाद आपको सबमिट करवानी होती है. और सेमेस्टर की भी किसी एक फील्ड के लिए फ़िक्स नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन से कोर्सेज सेलेक्ट कर रहे हैं, तो थोड़ी आगे पीछे होती रहती है. तकरीबन अराउंड 20,000 से अबव होती है, 20,000 से 22,000, 26,000 या 25,000 तक होती है. एवरेज यही है, 25,000 आपकी सेमेस्टर फ़ी जाती है. इसके अलावा जो पॉइंट की फ़ी है वो है अराउंड 500 पर मंथ, इसी तरह की है. और यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप पॉइंट लें या ना लें, मतलब जो बस होती है. एडमिशन के टाइम पर कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा जाते हैं, एडमिशन फ़ी और योर सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो वो सेमेस्टर फ़ी के साथ मिला के आपको एडमिशन के वक्त देने होते हैं. वो वन टाइम पे होता है, आपको दोबारा नहीं देना होता. तो हर 3 कैटेगरीज बताई थी मैंने सीट की, रेगुलर, सेल्फ फाइनेंस और स्पॉन्सर. तो ये तीनों के लिए अलग अलग होता है. रेगुलर सीट्स यानी ओपन मेरिट सीट्स के लिए आपको पे करने होते हैं 50,000, जिसमें सेमेस्टर फ़ी, योर एडमिशन फ़ी एंड योर सिक्योरिटी डिपॉजिट इज़ इंक्लूडेड. इसके अलावा योर स्पॉन्सर सीट्स में आपको पे करने होते हैं 9 lakhs, और 9 lakhs ये भी सिर्फ आपको एडमिशन के वक्त देने होते हैं, इसमें सेमेस्टर फ़ी इंक्लूडेड है. और फिर जब आपका सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर जो आगे ईयर होते हैं उसमें आपको पेमेंट अकॉर्डिंग टू योर सेमेस्टर ही देनी होती है, यानी 20,000, 25,000 वो दोबारा पे नहीं करने होते, 9 lakhs. और इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस की फ़ी होती है 7 lakh, वो भी एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको देने होते हैं. वो उसके सीट के चार्जेस होते हैं 7 lakh, और इसमें भी सेमेस्टर फ़ी और बाकी चार्जेस इंक्लूडेड हैं. तो ये 3 कैटेगरीज थी और ये फ़ी स्ट्रक्चर है. इसी के आगे पीछे होता है, फिक्स नहीं है क्योंकि अभी तक प्रॉस्पेक्टस नहीं आया है, तो ये करीब करीब इतनी फ़ी होती है. ओके गाइस, सो दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो. आई ट्राइड टू कवर ऑल द टॉपिक्स. I tried to present in front of you the authentic information from the official website. You can also check in the description, वो मैंने सारे लिंक्स डाल दिए हैं. आई होप कि आपका टेस्ट अच्छा हो, आपको सब समझ में आ गया हो. स्टिल इफ़ यू हैव क्वेरीज यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ.
Best wishes for the test. I'm sure that you're gonna ace it with good marks. Good luck. Allah Hafiz.